हम भारत के बजट के आर्थिक सर्वेक्षण में भारत में व्यवसाय को सुगम बनाने का लक्ष्य को समझेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र में उद्यमिता, नवाचार और अर्थ सृजन हेतु ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसे हम EODP कहते हैं, एक अति महत्वपूर्ण घटक है। यह अध्याय उन मापदंडों में भारत के प्रदर्शन का विश्लेषण करता है जिसमें भारत पिछड़ रहा है और भारत के कार्य निष्पादन की तुलना इसके समकक्षों जैसे कि चीन, ब्राज़ील और इंडोनेशिया के साथ सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले देशों के साथ की गई है। इस प्रकार यह अध्याय सुधार की संभावनाओं को प्रदर्शित करता है। तो हम परिचय जानते हैं। वर्ष 2019 की वर्ल्ड बैंक की डूइंग बैंक कौन प्रस्तुत करता है ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को? तो वर्ल्ड बैंक। ये ध्यान दीजिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि तो वर्ष 2019 की वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत ने अत्यधिक सुधार करते हुए 63वां, वर्ष 2014 में 142वां स्थान था भारत का, अभी 63वां है। तो अच्छा है, वो हुआ है अभी तो स्थान प्राप्त किया है। हालांकि भारत की स्थिति कुछ मानदंडों के मामलों में पिछड़ी हुई है, जैसे व्यवसाय प्रारंभ करने की सुगमता में 136वीं रैंक है, संपत्ति का पंजीकरण में 154 रैंक है, 154वीं रैंक है, करों का भुगतान में 115वीं रैंक है और संविदाओं का प्रवर्तन 163वीं रैंक है। तो अब हम वैश्विक तुलना कर लेते हैं। मानदंड के आधार पर भारत का तुलना करेंगे अन्य देशों के साथ, उनके समकक्ष देश के साथ और साथ में न्यूजीलैंड के साथ भी, जिसकी की प्रथम रैंक आई है इसमें। चलिए जानते हैं। तो पहला है मानदंड, भारत को प्रारंभ करने के लिए प्रक्रिया और दिनों की संख्या। नेक्स्ट है संपत्ति का पंजीकरण, करों का भुगतान और संविदाओं का प्रवर्तन। तो इन चारों में तुलना की गई है भारत के अन्य देशों के साथ। भारत को प्रारंभ करने के लिए व्यापार को प्रारंभ करने के लिए प्रक्रिया और दिनों की संख्या। तो भारत में 10 प्रक्रियाएं और 18 दिन लगते हैं। वहीं समकक्ष देश जैसे चीन में 4 प्रक्रियाएं होती हैं और 9 दिन लगते हैं। 4 प्रक्रियाएं और 9 दिन लगते हैं। इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे अन्य देशों में भी भारत की तुलना में व्यवसाय प्रारंभ करने की कम जटिल प्रक्रियाएं हैं। और न्यूजीलैंड में 1 प्रक्रिया और आधा दिन ही लगता है व्यापार प्रारंभ करने में। अब नेक्स्ट जानते हैं संपत्ति का पंजीकरण। इसमें 9 प्रक्रियाएं होती है भारत में और कम से कम 49 दिन, और संपत्ति के पंजीकरण के लिए संपत्ति के मूल्य का 7.4-8.1% शुल्क लगता है। वहीं चीन में 4 प्रक्रियाएं होती हैं संपत्ति का पंजीकरण करने में और 9 दिन लगते हैं, और संपत्ति के पंजीकरण के लिए संपत्ति के मूल्य का 4.9% शुल्क लगता है। तो काफ़ी अंतर है। अब न्यूजीलैंड देखते हैं। यहाँ 2 प्रक्रियाओं और संपत्ति के पंजीकरण के लिए संपत्ति के मूल्य का 0.1% शुल्क लगता है, जो कि निम्नतम लागत है। अब हम करों का भुगतान में अंतर समझते हैं। तो करों का भुगतान करने के लिए भारत में प्रतिवर्ष 250 से 254 घंटे लगते हैं करों के भुगतान की प्रक्रिया में, और चीन में 138 घंटे लगते हैं, और वहीं न्यूजीलैंड में ये 140 घंटे लगते हैं।
तो भारत में तो हर चीज़ में बहुत समय लग रहा है। संविदाओं का प्रवर्तन, औसतन विवाद समाधान में 1445 दिन, लगभग 4 वर्ष लगते हैं। अगर संविदाओं का प्रवर्तन समाधान में लग जाते हैं इतने समय, और चीन में लगता है ये 496 दिन लगते हैं, और ब्राज़ील में 801 दिन, और इंडोनेशिया में 403 दिन। वहीं न्यूजीलैंड में ये 216 दिन लगते हैं बस। तो काफ़ी भिन्नताएं हैं। वैश्विक तुलना हमने समझा, तो इनमें सुधार करने की आवश्यकता है। हमारे भारत में काफ़ी समय लग रहा है, चाहे फिर वो व्यापार प्रारंभ में हो, संपत्ति का पंजीकरण में हो, या करों का भुगतान, या संविदाओं का प्रवर्तन, सभी में समय काफ़ी लग रहा है। तो अब हम जानते हैं नेक्स्ट, विभिन्न क्षेत्रों में विधिक जटिलता और सांविधिक अनुपालन आवश्यकता। तो इसे अच्छी तरह से समझेंगे। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि अधिकांश कंपनियों के समक्ष आने वाली एक बड़ी चुनौती विधिक जटिलता और सांविधिक अनुपात की अपेक्षाओं सहित भारतीय संविधान के ढांचे की जटिल संरचना है। उदाहरण के लिए, विनिर्माण भारत में विनिर्माण इकाइयों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले इस प्रकार के 51 अधिनियम है। इनकी 6796 धाराएं विद्यमान हैं जिनके अनुपालन की आवश्यकता है। ये हमने समझा विनिर्माण। नेक्स्ट है सेवाएं। तो यह क्षेत्र रेस्तरां खोलने जैसे सामान्य व्यवसाय के संबंध में भी कई नियामक बाधाओं का सामना करता है। आर्थिक समीक्षा में यह ज्ञात होता है कि भारत में एक रेस्तरां खोलने के लिए अपेक्षित लाइसेंस की संख्या 12-16 है, जबकि चीन और सिंगापुर जैसे देशों में केवल 4 लाइसेंसों की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त दिल्ली को कोलकाता जैसे राज्यों में एक पुलिस ईटिंग हाउस लाइसेंस की भी आवश्यकता होती है। दिल्ली पुलिस से यह लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या 45 है, जो नए हथियारों और अत्यधिक मात्रा में पटाखों के क्रय विक्रय करने के लिए लाइसेंस है, तो अपेक्षित दस्तावेजों की संख्या की तुलना में कहीं अधिक है, जो क्रमशः 19 और 12 है। आर्थिक समीक्षा भारत में एक रेस्तरां खोलने के संदर्भ में व्यतिरिक्त सरकारी नियंत्रण बनाम क्यूरेशन साझेदारी जैसे दृष्टिकोण में विभिन्नता को प्रतिबिंबित करता है। उदाहरण के लिए, भारत में केवल किसी सरकारी पोर्टल या सूचना केंद्र से केवल लाइसेंसों और अनुमतियों की सूची प्राप्त की जा सकती है। दूसरी ओर न्यूजीलैंड में ऑकलैंड काउंसिल की वेबसाइट एक निजी थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा संचालित है। एक रेस्तरां खोलने के लिए अनुमति, फीस और टाइम संबंधी टेम्पलेट्स और व्यापक सूचना से भी सुसज्जित है। व्यापार के बड़े पैमाने को प्राप्त करना। तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में व्यापार कार्य क्षमता से संबंधित मामले में मुख्य समस्या पैमानों स्केल की है। अधिकांश निर्माण इकाइयों की क्षमता निम्न होती है और इस प्रकार निम्न निर्माण क्षमता का नकारात्मक प्रभाव वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ता है। बांग्लादेश, चीन और वियतनाम की तुलना में बड़े उद्योगों द्वारा किए जा रहे निर्यात का बाजार मूल्य 80% से अधिक है और भारत में लघु उद्यमों का 80% योगदान है। सीमा पार व्यापार संकेतक सामग्रियों, माल के निर्यात और आयात हेतु लॉजिस्टिक्स संबंधी प्रक्रिया में
से संबंधित समय और लागत का अभिलेख दर्शाते हैं, जहां भारत से निर्यात और आयात के लिए सीमा पर और दस्तावेजी अनुपालन में लगने वाला समय क्रमशः 60, 68 और 82 घंटे हैं। वहीं इटली में केवल 1 घंटे का ही समय लगता है। इसके अतिरिक्त इटली में अनुपालन लागत 0 है। भारत के मामले में निर्यात और आयात के लिए इसकी लागत क्रमशः 260 और 281 अमेरिकी डॉलर और 260, 273 अमेरिकी डॉलर है। लगभग 70% विलंब निर्यात और आयात दोनों मामलों में पतन मतलब बंदरगाह अथवा सीमा पर ऐसे हैंडलिंग प्रक्रियाओं के कारण होता है, जो अनिवार्यतः प्रक्रियात्मक जटिलता, व्यापार के लिए अपेक्षित प्रक्रियाओं की अनेकता और विविध दस्तावेजी प्रक्रियाओं तथा अनुमोदन और अनुमति के लिए विविध एजेंसियों की कार्रवाई से संबंधित होती है। इस समीक्षा में सुझाव दिया गया है कि यद्यपि भारत ने डिजिटलीकरण में वृद्धि करके और विविध एजेंसियों को एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करके प्राधिकृत आर्थिक प्रचलन जैसी योजनाओं के माध्यम से प्रक्रियात्मक और दस्तावेजी अपेक्षाओं को पहले ही कम कर दिया है, तथापि इन प्रक्रियात्मक अक्षमताओं को और भी कम किया जा सकता है तथा प्रयोक्ता अनुभव में अत्यधिक सुधार लाया जा सकता है। तो यह समझे हम व्यापार के बड़े पैमाने को प्राप्त करना। तो नेक्स्ट है सीमा पार था। यह भी हम सीमा पार में देखिए किस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। अब जो नेक्स्ट है प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक है ना। प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक या वैश्विक व्यापार को सुरक्षित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए विशिष्ट सीमा शुल्क संगठन फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड्स के तत्वावधान में संचालित एक कार्यक्रम है। यह एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है। किसकी बात हो रही है? ये फ्रेमवर्क और ये प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक की, जिसे हम AEO कहते हैं। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा में वृद्धि करना तथा माल के आवागमन को सुगम बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न प्रतिष्ठानों को सीमा शुल्क द्वारा आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा मानकों के अनुपालनकर्ता के रूप में अनुमोदित किया जाता है और AEO का दर्जा प्रदान किया जाता है। उस इकाई को तब एक सुरक्षित व्यापार और विश्वसनीय व्यापारिक भागीदार माना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला के प्रमुख हितधारकों अर्थात आयातक, निर्यातक, लॉजिस्टिक्स प्रदाता, कस्टोडियन या टर्मिनल ऑपरेटर, कस्टम ब्रोकर और वेयरहाउस ऑपरेटर, जो सीमा शुल्क अधिकारियों से प्राप्त अधिमान्य उपचार से लाभान्वित होते हैं। साथ घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से कार्गो सुरक्षा को बढ़ाने और सुव्यवस्थित करने के लिए भारतीय सीमा शुल्क विभाग को सक्षम बनाता है। इन लाभों के अंतर्गत तीव्र मंजूरी प्रक्रिया, निम्न जांच प्रक्रिया, आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों के मध्य उन्नत सुरक्षा और संचार जैसे लाभ शामिल हैं। विशिष्ट खंडों में सामर्थ्य तंत्र में भारत का निष्पादन कारखानों से लेकर विदेशी ग्राहकों तक विशिष्ट व्यापारिक मदों को पहुंचाने के क्रम में इस आर्थिक समीक्षा को आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में लगने वाले समय का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न केस स्टडी और उद्योगों से प्राप्त डेटा की एक श्रृंखला का उपयोग किया गया है। भारत से परिधान और कारपेट का निर्यात करने
तथा बंदरगाहों के माध्यम से भारत में कारपेट का आयात करने जैसे क्षेत्रों का केस अध्ययन निम्नलिखित निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। भारतीय समुद्री पत्तनों में लॉन्डिंग और सीमा शुल्क प्रक्रिया से अत्यधिक विलंब। इसके विपरीत आयात प्रक्रिया निर्यात प्रक्रिया से अपेक्षाकृत बेहतर है। नेक्स्ट है प्रक्रियागत विलंब का अभिप्राय यह है कि निर्यातकों को अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जिससे पतन पर उन्हें अपनी वस्तुओं को लंबे समय तक रखना होता है। इससे पतन पर अन्य निर्यातकों के सामान को रखने हेतु स्थान की कमी हो जाती है। तो हम यही समझते हैं आगे कि कारपेट निर्यात संबंधित केस अध्ययन। तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के कारपेट विनिर्माता की एक कंसाइनमेंट जो AEO है को न्यू जर्सी संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्यात गंतव्य तक पहुंचने में 40 दिन लगते हैं। इस समय का विवरण इस प्रकार है कि हरियाणा के पियाल अवस्थित अंतर्देशीय कंटेनर डिपो तक शिपमेंट पहुंचने में लगने वाला समय 2 दिन है। ICD में सीमा शुल्क विभाग द्वारा कंसाइनमेंट को क्लियर करने में लगने वाला समय 1 दिन है। स्टफिंग कंटेनर अर्थात सामग्री को लोड करने का समय 3 दिन है। मुद्रा समुद्री पतन तक परिवहन 3 से 4 दिन में पहुंचता है। पतन में प्रवेश के लिए कतार में लगने वाला समय 6-7 घंटे है। पोत पर लदाना और प्रस्थान करना 3 दिन का समय। समुद्री परिवहन में लगने वाला समय 23 दिन का है। अमेरिका में कंसाइनमेंट क्लियरिंग और ट्रांसपोर्ट में लगने वाला समय 4-5 दिन का है। यद्यपि एक AEO होने के कारण, AEO का मतलब है कारपेट विनिर्माता की एक कंसाइनमेंट AEO होने के कारण भारत से किसी शिपमेंट के प्रस्थान में लगने वाले समय दिनों की संख्या में उल्लेखनीय कमी पूर्व के मामले की तुलना में आई है। तथापि इसमें अभी भी अत्यधिक समय लगता है। आयातित कारपेट का केस अध्ययन। आयातित अभी हमने निर्यात का समझे थे, अब आयात का समझते हैं। तो इटली के मिलान से राजस्थान के ब्यावर के एक गोदाम तक पहुंचने में कारपेट के आयात में लगभग 31 दिन लगते हैं। इस समय का विवरण इस प्रकार है कि शिपमेंट को नेपल्स तक पहुंचने में 10 घंटे लगते हैं। कस्टम क्लियरेंस और जहाज को लोड करने में 3 घंटे। समुद्री परिवहन में लगने वाला समय 23 दिन और मुद्रा बंदरगाह पर प्रवेश के इंतजार और कस्टम क्लियरेंस में 6 दिन। अंत में कंसाइनमेंट को सड़क मार्ग में ब्यावर तक पहुंचने में 2 दिन का समय लगता है। तो ये था आयातित केस अध्ययन। अब इसके विपरीत बेंगलुरु हवाई अड्डे के माध्यम से किया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों का आयात और निर्यात विश्व स्तरीय या परिवर्तित होते कारोबारी परिवेश में AEO नीति के लागू होने के प्रभावों को भी परिलक्षित करता है। इसी केस अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। भारतीय वायु पत्तनों पर प्रक्रियाएं आयात और निर्यात दोनों के लिए समुद्री पतन की तुलना में अत्यधिक बेहतर है। AEO ने एक प्रक्रिया में अत्यधिक सुधार किया है।
हालांकि इलेक्ट्रॉनिक आयात निर्यात करने वाले गैर एईओ ऑपरेटरों के लिए भी यह काफ़ी अनुकूल है। भारतीय प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पीछे छोड़ सकती है। ऐसे में भारतीय वायुपथों पर अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को बंदरगाहों के संबंध में भी अपनाया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स सामग्रियों के निर्यात और आयात का कैसे अध्ययन जानते हैं, तो इसमें बेंगलुरु से हांगकांग में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में लगने वाला समय इस प्रकार है कि एईओ पंजीकृत और गैर पंजीकृत दोनों के लिए है। ये कारखानों में शिपमेंट के तैयार हो जाने के पश्चात इसे कैपेगौड़ा हवाई अड्डे तक ले जाने में लगने वाला समय 3 घंटे है। हवाई अड्डे पर निर्यात टर्मिनल में प्रवेश 1 घंटा, सीमा शुल्क और जांच प्रक्रिया के लिए हवाई अड्डे पर लगने वाला कुल समय एईओ ऑपरेटरों के लिए केवल 2 घंटे और गैर एईओ ऑपरेटरों के लिए 6 घंटे। एईओ के कार्यान्वयन के पश्चात हांगकांग 7 घंटे की तुलना में भारत 6 घंटे में लगने वाला कुल समय कम हो गया है। अब हम इसका निष्कर्ष जानते हैं कि अतः समग्र मूल्यांकन करना और कारोबार विनियमों को सरल बनाने हेतु सतत प्रयास करना तथा कारोबार को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल परिवेश का निर्माण करना एक प्रमुख संरचनात्मक सुधार होगा, जो भारत को प्रति वर्ष 8-10% की सतत संवृद्धि दर प्राप्त करने में सहायता करेगा और वर्ष 2024 और 2025 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में सक्षम करेगा।